जो कैंसर है उसका जो रीजन है वो क्या हो सकता है, रेडिएशंस हो सकती हैं। हमने कहा रेडिएशंस हमारे पास दो टाइप की हैं, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशंस और सेकंड होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। इसको हो सके तो प्लीज सभी आप साथ साथ में ही नोट कर लो कि बाद में भूल ना जाओ। अब आप सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता है, आप सबने किया होगा। जो हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, सॉरी पहले आयनाइजिंग की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी आती है हमारे पास? पहली होगी आपकी एक्सरे और सेकंड होगी हमारे पास आपकी गामा रेज। अब ये जो दोनों रेज हैं ये क्या है, ये काफी ज्यादा हार्मफुल होती है और हार्मफुल होने के साथ साथ ये क्या करती है, जो भी बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन करती है। ये आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा। जब ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर सकती है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारा डीएनए होगा ये डीएनए को डैमेज कर सकती है, तो डीएनए को डैमेज करती है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है ज्यादा हार्मफुल होती है। नॉन आयनाइजिंग आपकी कम होती है, मतलब आयनाइजिंग वाली ज्यादा है। आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती है हमारे पास, लाइक आपकी यूवी रेज। इसमें एक एग्जांपल आता है यूवी रेज का। ऐसे जो हमारी विजिबल वो होती है ना विजिबल लाइट, वो भी आपकी नॉन आयनाइजिंग के अंडर ही आती है। आपने ये भी किया ही होगा वहां पे, रेडियो वेव्स हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉन आयनाइजिंग के पास क्या है। जो हमारे पास नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है इनके पास बहुत ही कम एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं एटम से, और इसीलिए ये आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास ये जो आपकी आयनाइजिंग रेडिएशंस है लाइक एक्स रेज, गामा रेज और इवन आपका एक आपका अल्फा पार्टिकल भी आता है, आपने किया होगा केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में से किसी में किया होगा। तो हमारे पास ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और साथ ही साथ में तीनों होते हैं हमारे पास रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जो भी रिएक्ट करता है वो क्या करता है, उनकी एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, आयंस जनरेट करता है। मैं आपको थोड़ा सा एक नॉन आयंस का एक एग्जांपल देती हूँ। आप में से किसी ने भी अवन यूज किया होगा, जो माइक्रोवेव अवन होते हैं ना उसमें उसमें फूड कुक करते हैं, वो हमारे पास नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन ही होती है। तो ये इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है कंपैरेटिवली आयनाइजिंग से, मतलब ज्यादा डैमेज जो है हमारे पास वो आयनाइजिंग रेडिएशन करती है। अगर हम हद से ज्यादा ही रेडिएशन करें तो नॉन आयनाइजिंग भी हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन इनका कम इफेक्ट होता है आयनाइजिंग के कंपैरिजन में। तो ध्यान रखना कि जो हम फूड कुक करते हैं ना माइक्रोवेव ओवन में, वो हमारे पास नॉन आयनाइजिंग का ही एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक हीट जनरेट कर सकता है, लेकिन इसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हमारे पास ये क्या कर सके, आयंस को जनरेट कर सके। समझ आ गया आपको? तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। लेकिन रीजन कैंसर के दोनों हो सकते हैं, आयनाइजिंग और आपका नॉन आयनाइजिंग बोथ। क्लियर हो गया? यस मैम। और आप ये भी नोट कर लो कि हमारे पास ये जो आपकी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है ना ये वाली, इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, हाई होती है। ये प्लीज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखना, ये तो बार बार आपको आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है और इवन आपका फिजिक्स में भी आता है। इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, बट इनकी फ्रीक्वेंसी और प्लस इनकी जो एनर्जी वो कम होती है। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी क्या है, लो है, इसीलिए क्या होती है, कम हार्मफुल है। तभी तो सोचो ना कि हम इसका यूज करते हैं फूड को कुक करने के लिए माइक्रोवेव में,
लेकिन हमारे पास ये जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से करते हैं ना रिप्रेजेंट, तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, बट इनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी। इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर सकते हैं और डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो इनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है कि ये आयंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आ गया आपको? तो कौन सी रेडिएशन ज्यादा हमारे कौन सा ज्यादा हार्मफुल है, आयनाइजिंग रेडिएशन ज्यादा हार्मफुल है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें ज्यादा एक्सरे भी नहीं करवाना चाहिए। जैसे हम जाते हैं ना हॉस्पिटल वगैरह में, एक्सरे करवा लो, क्योंकि देखिए अगर हम बार बार एक्सरे करवाएंगे ना अपने किसी भी पार्ट का, आपने से नॉर्मली सुना होगा, जैसे हम मान लेते हैं हमें कोई प्रॉब्लम है, हम एमआरआई करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, लेकिन हद से ज्यादा भी नहीं करवाना चाहिए। एमआरआई तो बिल्कुल भी बोलते हैं कि अगर आपने एक बार करवा दिया तो साल के 2-3 साल तक करवाने नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि वो हमारे डीएनए को चेंज कर सकती है और इसके बाद हमें कैंसर हो सकता है। एक्सरे का भी वही है, लेकिन फिर भी हम काफी ज्यादा एक्सरे करवाते हैं, आपने नॉर्मली देखा ही होगा, कुछ हो गया चलो जी एक्स्ट्रा करवाने। तो अगर हमें लगता है कि ज्यादा ही जरूरत है तभी हमें इन सबकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि सोचो रेस हमारी बॉडी में जा रही है और बॉडी में जाने के बाद तभी वो हमें स्कैन करके बता सकती है कि आपकी बॉडी में क्या क्या है अंदर। तो खुद ही सोचो कि एक ऐसी रेस जो बॉडी के अंदर की सारी चीजें बता पा रही है, वो कितनी ज्यादा हार्मफुल होगी हमारी बॉडी के लिए अगर हम बार बार उनका यूज कर रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको? ये वाला पार्ट नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं हम आगे। तो प्लीज ध्यान रखना इसके बारे में, आयनाइजिंग कौन सी है, नॉन आयनाइजिंग कौन सी है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है कि आयनाइजिंग रेडिएशन से लाइक एक्सरेज और आपकी गामा रेज, एंड नॉन आयनाइजिंग कौन सी है, यूवी रेज। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल विजिबल रेज होती है जिसको हम देख पाते हैं, जो सन से आ रही है, हमारे पास नॉन आयनाइजिंग ही होती है। ये क्या करती है, डीएनए को डैमेज करती है और क्या लीड करती है, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नॉर्मल सेल से न्यूप्लास्टिक सेल के अंदर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल्स भी क्या होते हैं, कार्सिनोजन की तरह बिहेव करते हैं। आपने इसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्या होता है उसमें, केमिकल ही होता है। जब हद से ज्यादा केमिकल हमने अपनी बॉडी में ले लिया तो वो किसका रूप ले लेता है, ट्यूमर का। या फिर एक्सेस में अल्कोहल ले लेना, ऐसे इसको तो चलो हम एक अलग 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 नाम देते हैं, सिरहोसिस, बट वो केमिकल्स ही हो गए ना सारे के सारे। जब एक केमिकल का आप हद से ज्यादा ही यूज कर रहे हो तो कई बार वो भी क्या करता है, हमारे नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर चेंज कर लेता है। तो जो हमारा जो टोबैको होता है, इवन आपका एक वो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, भांग होगी जो कैनाबिस, उसके अंदर का भी जो केमिकल होता है ना, उसको निकाल कर जब सिगरेट में या फिर बीड़ी में लिया जाता है तो वो भी हमारे लंग्स को डैमेज करता है। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल कार्सिनोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टोबैको में। टोबैको स्मोक में हैव आइडेंटिफाई एज अ मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर। तो लंग का कैंसर मोस्टली किस वजह से होता है, ड्यू टू द केमिकल कार्सिनोजन। अब कई बार कैंसर को कॉज करने वाले वायरस भी होते हैं, वायरस भी क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। तो हमारे पास अगर यहाँ पे कैंसर वायरस की वजह से हो रहा है तो उसे कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस, मतलब ऐसे वायरस जो कैंसर कॉजिंग होते हैं उनको हम नाम देते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। अब ये जो ऑन्कोजेनिक वायरस है उनके अंदर जो जीन होती है ना, जो कैंसर कॉज करती है, उस जीन को बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। तो ये भी इन पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी इनके टर्म्स काफी ज्यादा सिमिलर है। तो कैंसर कॉजिंग वायरस, देखो सारे के सारे वायरस कैंसर कॉज नहीं करते हैं, कुछ ही वायरस है जो कैंसर कॉज करते हैं, उनका नाम है ऑन्कोजेनिक वायरसेस, और उनके अंदर एक जीन प्रेजेंट होती है जो कैंसर कॉज करती है, उस जीन का नाम है वायरल ऑन्कोजीन। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप इसको साथ साथ में भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ पे समझ आ रहा है आपको? यस मैम। इसके अलावा यस हमारे पास मैम।
अभी जिसकी मैं बात कर रही थी ना कि ये कुछ जीन्स हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल में होती है, जब वो एक्टिवेट हो जाती है तब वो कैंसर का रूप लेती है। अब यहाँ पर उसी के बारे में लिखा गया है। अब देखिए लास्ट टाइम को प्लीज ध्यान से सुनना। सेवरल जीन्स जिन्हें हम कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन, एक्चुअली ये साथ में आना चाहिए था, ये हाईलाइट नहीं हुआ। सेलुलर ऑन्कोजीन को ही बोलते हैं सी ऑन्क और इसी को बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। अब हमारी बॉडी के जितने भी नॉर्मल सेल हैं, जितने भी नॉर्मल सेल हैं, उन सब में ये ऑन्कोजीन मतलब सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट होती है। और किस कंडीशन में प्रेजेंट होती है? इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट होती है। लेकिन हमने कैंसर सेल के अंदर देखा कि ये जो हमारे पास सी ऑन्क है और हमारे पास जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये सारे एक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो आप खुद ही देखो यहाँ पे कि ये जो जीन है, ये तो हमारी बॉडी का खुद का ही पार्ट है कि नॉर्मल सेल में ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन कैंसरस सेल के अंदर ये कैसे प्रेजेंट है? एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्लीज इस लाइन को ध्यान से सुनना और पढ़ना। सेवरल जीन, क्या नाम है? सेलुलर ऑन्कोजीन, जिसे कहते हैं सी ऑन्क। इसी को ही कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में हमें क्या मिला? सी ऑन्क और आपका प्रोटो ऑन्कोजीन। लेकिन व्हेन एक्टिवेटेड, जब ये एक्टिवेट हो गई है अंडर द सर्टेन कंडीशन, कौन सी कंडीशन? ये कुछ भी हो सकता है, केमिकल हो गया, वायरस हो गया, रेडिएशन हो गई, कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। मतलब उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? यहाँ पे कैंसर सेल के अंदर, मतलब न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कैंसर सेल के अंदर वो चेंज हो गई है। तो प्लीज ध्यान रखना इस बात का कि हमारे पास ये इनएक्टिव कंडीशन में होती है नॉर्मल, लेकिन जब इनका एक्टिवेशन हो जाता है किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो ऑन्कोजेनिक, मतलब जो ऑन्कोजेन उनका क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लाइन समझ आई आपको कि नहीं आई? मैम रिपीट कर दो। ओके, मैंने क्या कहा आपको कि हमारे पास जो आपकी जीन होती है, हमारी हमारी बॉडी का ही पार्ट है, जीन होती है, उसका नाम है सेलुलर ऑन्कोजीन, जिसे हम सी ऑन्क भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सी का मतलब सेलुलर और ऑन्कोजीन का मतलब ओएनसी ऑन्क। अब आप सबको पता है जीन किसका पार्ट होता है? डीएनए का, डीएनए का ही पार्ट होता है। और डीएनए का पार्ट है, मतलब अभी ये रेप्लिकेट नहीं हुआ है आपका। कोई भी रिजल्ट हमें कब मिलता है? जब डीएनए में जो भी जीन प्रेजेंट है वो आपका क्या बना देती है? प्रोटीन, जो वो ट्रांसलेशन कर लेती है, जीन एक्सप्रेस करती है। जब तक वो जीन फॉर्म में प्रेजेंट है तब तक वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने एक मानते हैं ये मेरे पास नॉर्मल सेल है, ठीक है, और सेकंड यहाँ पे लेते हैं हमारे पास ये वाले कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये मेरे पास कैंसरस सेल मान लेते हैं ये। तो हमने क्या देखा कि हमने इन सेल को स्टडी किया, ये जो ब्लू वाले हैं, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो सी ऑन्क जीन है, या फिर आपका जिसे बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन और इसी को बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है। तो हमने देखा कि नॉर्मल सेल में ये जीन कैसे प्रेजेंट है? इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन हमने देखा कि जब हमारी सी ऑन्कोजीन आपकी एक्टिवेट हो गई, तो एक्टिव होने के बाद इसने ऐसा रूप ले लिया। तो कैंसर सेल के अंदर हमें ये एक्टिवेटेड फॉर्म में मिली और नॉर्मल सेल में हमें ये इनएक्टिव फॉर्म में मिली। इसका सिंपल सा मतलब ये है। समझ आया आपको कि नहीं आया? इसलिए देखो क्या लिखा है कि सेवरल जीन, जिन्हें कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन और सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजीन, हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में हमें ये देखने को मिल रहा है, लेकिन जब वो आपकी विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर द सर्टेन कंडीशन, जब वो एक्टिवेट हो गई है तो वो क्या क्या लीड करती है? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। मतलब उसका ट्रांसफर हो गया किसके अंदर? यहाँ पे कैंसर सेल के अंदर। सिंपल सा मतलब ये है। समझ आया कि नहीं आया? या अभी भी दोबारा रिपीट करूं? मैम यस समझ आ गया।
तो जब ऑन्कोजीन आपकी एक्सप्रेस होगी ना, ये वाली जीन सी ऑन्क एक्सप्रेस होने के बाद ही कैंसर का रूप लेती है। जब एक्सप्रेस नहीं है तो हमारा सेल नॉर्मल है, जैसे ही एक्सप्रेस होती है तो एक्सप्रेस होने के बाद ये आपको किसके अंदर चेंज हो जाता है, ट्यूमर के अंदर। ठीक है, समझ आया? यस मैम। तो ये नॉर्मल सेल को आपका ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो हम ये कहेंगे कि एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन क्या क्या कॉज कर रही है? एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन हमारे पास कैंसरस वाली है, लेकिन इनएक्टिव क्या है, नॉर्मल वाली कंडीशन है। वासु और संदेश आपको समझ में आया? यस मैम। तो आप एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हमारे पास अभी को प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब होता है प्रो मतलब पहले, इनएक्टिव। जो ये प्रोटो ऑन्कोजीन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल वाली कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन का मतलब कोई ना कोई चेंज हो जाना डीएनए के लेवल पर। तो म्यूटेशन होने के बाद ही किसके अंदर चेंज हो जाता है, ऑन्कोजीन के अंदर। तो प्रोटो ऑन्कोजीन इनएक्टिव और नॉर्मल, लिख लो यहाँ पे इनएक्टिव, और ऑन्कोजीन आपकी एक्टिव है। जो क्या है, अब ये क्या काम करेगी, ट्यूमर को इंड्यूस करेगी। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ सॉरी ढंग से लिख लेती हूँ, एक मिनट, आप भी प्लीज इसको नोट कर लेना। ये हमारे पास है प्रोटो ऑन्कोजीन, और इसको हमने कहा था आपका सी ऑन्क, और इसी का नाम है सेलुलर ऑन्कोजीन। ये हमारे पास कैसी है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव है। और हमारा सेल कैसा है, नॉर्मल है फिर। लेकिन इन प्रोटो ऑन्कोजीन में सी ऑन्क में कुछ भी हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज होना किसमें, डीएनए में। और डीएनए में चेंज किस किस वजह से हो सकता है, बाय फिजिकल, बाय केमिकल, और कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। मतलब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया, जैसे भी हमने देखा वहां पे कैंसर वाला, कि कई बार बहुत सारे वायरस क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चलो एक्चुअली वायरस तो हम आपका लिविंग नॉन लिविंग किसी में नहीं लेते हैं, बट एक तरीके से वो लिविंग ही है। तो वो हमारी बॉडी में एंटर हो गया एंड उसने हमारे डीएनए को चेंज कर दिया, तो म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन होने के बाद अभी प्रोटो ऑन्कोजीन नहीं रही, अभी इनएक्टिव नहीं, अभी एक्टिव हो गई है। तो एक्टिव होने पे हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एक्टिव होने पे नाम देते हैं इसको हम ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन आपकी एक्टिव फॉर्म है प्रोटो ऑन्कोजीन की, तो यहाँ पे लिख लो ये है एक्टिव फॉर्म। और इसी को ऑन्कोजीन को ही फिर हम क्या बोल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग एजेंट का, ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला एजेंट। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया समझ। पूरा क्लियर हो गया? वासु यस और मैम। वासु और संदेश आपको? वासु यस मैम, आ गया। आपको? प्लीज इसको नोट कर लो अभी। तो अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार देखिए एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट टाइम, तो प्लीज अच्छे तरीके से फोकस कीजिए क्या बोल रहा है। फर्दर मोर सेवरल जीन, जिसे कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन, और सी ऑन्क इसी को बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, कहाँ पे हमें मिली, हैव बीन आइडेंटिफाई इन द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के अंदर हमें ये जीन्स मिलती है। लेकिन
विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर द सर्टेन कंडीशन, जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, कुड लेड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अभी आपकी ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गई है और क्या कॉज करती है, ट्यूमर इंड्यूसिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी ट्रीटमेंट की कि हम इस कैंसर को ट्रीट कैसे करें। तो बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे रेडियोथेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं, सर्जरी करते हैं। और जब भी एक्चुअली हम कैंसर को ट्रीट करते हैं ना, तो हम ऐसे कभी नहीं होता कि ओनली सिंगल टेक्निक का ही यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल टेक्निक का यूज करके कैंसर को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। सबसे पहला है रेडियोथेरेपी। सबको पता है हम इसमें क्या करेंगे, रेडिएशंस होंगी, रेडियो वेव्स होगा, उसको क्या करेंगे, हम इंड्यूस करेंगे ट्यूमर सेल के ऊपर। लेकिन जब भी हम उसको किसी भी ट्यूमर सेल के ऊपर क्या करेंगे, फॉल करेंगे रेडियो वेव्स को, तो इस तरीके से करेंगे कि जो हमारे नॉर्मल सेल है वो हमारे पास डैमेज ना हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे वही एग्जांपल लूं, मान लेते हैं ये मेरे पास देखिए नॉर्मल सेल है, ये ब्लू वाले, ठीक है, ये ब्लू वाले क्या है, नॉर्मल सेल है, और बीच में यहाँ पे बना देती हूँ कि ये मेरे पास कैंसर सेल है बीच में। तो जब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे रेडियो वेव्स ट्रांसफर करूंगी, यहाँ पे मेरे पास वेव्स हैं और मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रही हूँ। तो इस तरीके से ट्रांसफर करूंगी कि मेरे पास जो ये ट्यूमर सेल है यही आपका डैमेज हो, बाकी नॉर्मल सेल ना हो। तो ट्यूमर सेल क्या हो जाए, डेड हो जाए। तो डेड के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, लीथल। तो यहाँ पे क्या, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू को जो सराउंड कर रहा है उसको हमें डैमेज नहीं करना है। कीमोथेरेपी, मेडिसिन खाओ, ड्रग्स का यूज करो। तो यूज ऑफ केमोथेरेपेटिक ड्रग्स, मैनी ड्रग्स हैविंग साइड इफेक्ट लाइक द हेयर लॉस और द एनीमिया। तो प्लीज ध्यान रखना, आपने मोस्टली देखा होगा कि जिन लोगों को कैंसर होता है उनके सारे बाल झड़ जाते हैं। तो बाल झड़ने का रीजन कभी भी कैंसर नहीं होता है। बाल झड़ने का रीजन होता है जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो हम दवाइयां खाते हैं, जो हम रेडिएशन लेते हैं, उसकी वजह से हमारी रूट्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, जब भी आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, किसी को कैंसर हुआ, वो बस एकदम एक ही काम करते हैं, बाल झड़ते हुए सबसे पहले दिखा देते हैं। बल्कि सोचो जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बाद बाल झड़ते हैं, कैंसर की वजह से बाल नहीं झड़ते हैं। तो देखो, जब आप ड्रग्स खाते हो, आप केमिकल्स का यूज करते हो, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, हेयर का लॉस होना, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। इम्यूनोथेरेपी बहुत ही सिंपल है, एंटीबॉडीज को हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के लिए, ताकि वो क्या कर सके, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखे और ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करे। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है, पेशेंट को हम क्या देते हैं, पेशेंट आर गिवन टू द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड, जिसे इम्यूनोथेरेपी में हम आपके अल्फा इंटरफेरोन्स को भी करते हैं। और इंटरफेरोन्स आपको पता है क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स होती है जो एक्टिवेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को और क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है ट्यूमर को। लास्ट आता है सर्जरी। जब ट्यूमर हद से ज्यादा ही बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस मास ऑफ सेल को सर्जरी से हम बाहर निकाल देते हैं। तो मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और आपका केमोथेरेपी। तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था कि जब भी किसी को कैंसर होता है तो कभी भी हम ऐसे नहीं करते कि ओनली सर्जरी या उसी के ऊपर बेस्ड है। आपने सुना ही होगा, दवाइयां भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं, कुछ रेडियोथेरेपी वगैरह भी होती है, काफी कुछ कुछ होता है, क्योंकि हमें उसको जड़ से खत्म करना होता है। तो ये क्या है, इसकी ट्रीटमेंट है कैंसर के। समझ आ गया आपको? तो ये था हमारे पास आपका कैंसर का Yes. पार्ट जो आपका कंप्लीट हो गया है। तो हमने इसमें क्या 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 कॉज होता है कैंसर का, क्या क्या ट्रीटमेंट है, और बात की थी कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आपका ड्रग का है, स्मोकिंग का है। मैं देखती हूँ पहले थोड़ा सा छोटा ही करवाई देती हूँ आपको कंप्लीट, क्योंकि मोस्टली इसमें हमारे पास थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला ही है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके ड्रग्स की, स्मोकिंग की और यहाँ पे अल्कोहल अब्यूज की, क्या क्या होती है। तो कौन कौन सी ड्रग्स क्या होती है, अब्यूज ड्रग होती है, मतलब जिनकी हमें आदत पड़ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे अब्यूज ड्रग में 3 टाइप्स की ड्रग्स आती हैं, ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और आपकी लास्ट में आते हैं कोका एल्केलॉइड्स। सबसे पहले बात करेंगे आपकी ऑपियोइड्स की। तो यहाँ पे देखिए ये ऑपियोइड्स क्या है। ऑपियोइड्स में हमारे पास एग्जांपल आता है आपका मॉर्फिन का, हीरोइन का, ब्राउन शुगर का। और ये हमें जो मॉर्फिन होती है कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है आपकी पॉपी प्लांट से मिलती है। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पेप्टेवर सोमनिफेरम।
आप सबने देखा होगा, देखा है कभी कि नहीं देखा? मैम रियल लाइफ में नहीं देखा, वैसे फोटोज देखी हैं। रियल लाइफ में भी पक्का देखा होगा, ऐसे हो नहीं सकता। ये देखो, नहीं देखा कभी आपने पॉपी प्लांट? ये तो मैम देखा है, लेकिन जो असली ओपियम वाला वो तो थोड़े बड़े होते हैं उसके बर्ड्स, वो नहीं देखा। नहीं, ये असली वाला ही है, यही असली वाला होता है। जब आप इसको बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लगाते हो तब आपको यील्ड मिलती है ना। नॉर्मली कई बार पार्क में भी लगाया होता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ही होते हैं, मतलब 5-6, मतलब 5 to 6 प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। लेकिन जब हमें यहाँ से मॉर्फिन निकालनी है तो उसपे तो हम बहुत लार्ज स्केल पे उसको लगाते हैं ना, पूरे खेत के खेत लगाते हैं। तो ये हमारे पास पॉपी प्लांट है, ये नॉर्मली कई बार पार्क पुर्क में लगा होता है। तो ये देखिए हमारे नहीं मैम, पास ये स्पीसी ये अलग नहीं होती जो पार्क वगैरह में लगती है? ये सेम ही तो पेपेवर ही है ना, पेपेवर सोमनीफेरम, यही वाला तो है वो पॉपी, यही वाली होती है। ये देखिए हमारे पास ये यही वाला तो होता है ओपियम पॉपी। और ये से हमें देखिए आपकी मॉर्फिन मिलती है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कि बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का। तो आपने इसका फ्लावर भी देखा होगा, और इसमें से आपका टोपी लाइक होता है, मतलब ऐसे गोल की तरह। तो हमें यहाँ से मिलती है आपकी मॉर्फिन भी मिलती है, और यहीं से आपका हीरोइन भी मिलती है, और आपकी ब्राउन शुगर भी मिलती है। तो अब बात ये है कि जो भी लोग इसको लेते हैं, हम कहते हैं कि इसकी आदत हो जाती है। होता क्या है, जो हमारे पास ये ओपी होती है, मतलब जो आपका ओपियम होता है ना, जो ये ड्रग है या जो भी केमिकल है, जो हमारा सीएनएस है, सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में कुछ रिसेप्टर होते हैं इस केमिकल को रिसीव करने वाले, और साथ ही साथ में एक इसके रिसेप्टर होते हैं हमारे हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब हमारे स्टमक में और हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब भी हम कोई आपके इस तरीके के ऑपिड्स लेते हैं, तो ये हमारे पास कहां पर आकर बाइंड हो जाते हैं? हमारे ब्रेन पे और हमारे या तो स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में। सो दे बाइंड टू द स्पेसिफिक ऑपिड रिसेप्टर, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीएनएस के अंदर और हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल आता है मॉर्फिन का, हीरोइन का, ब्राउन शुगर का। अभी मॉर्फिन हमें कहां से मिलती है इसको समझना। मॉर्फिन को हम लेते हैं लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। आई होप आपको लेटेक्स पता होगा क्या होता है, ठीक है, जिसका चिपचिपा सा वो होता है जिसका, और इस पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। इसके अलावा ये सिडेटिव होती है, पेन किलर होती है, और इसका हम यूजफुल करते हैं सर्जरी में, क्योंकि देखिए किसी भी पेन को किल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो अब इसी बात है सर्जरी में यूज होगा ही होगा। अब ये जो मॉर्फिन होता है ना, मॉर्फिन से ही हमें हीरोइन मिलता है, ध्यान रखना। जैसे आप सबको पता है कि जो हमारे पास शुगर केन है, शुगर केन से हमें क्या मिलता है? गुड़ मिलता है, जिसको जगरी बोलते हैं, और गुड़ से फिर क्या मिलती है? हमें चीनी मिलती है, जिसको नॉर्मली चलो हम शुगर ही बोलते हैं, वैसे शुगर। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का फर्क आ गया ना, कि देखो पहले हमें ये मिल रहा है, फिर हमें ये मिल रहा है, फर्मेंट करके मिलता है। तो पहले हमें यहाँ पे जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन हमें इस पॉपी प्लांट से मिल रही है, और जो मॉर्फिन के अंदर हम एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है, आपने सबने केमिस्ट्री में किया होगा। एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप ऐड करना। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? ये होता है ना CH3CO, अगर मैं गलत ना हूं तो, बाकी आप चेक कर सकते हो कि हम यहाँ पे मॉर्फिन के अंदर क्या करते हैं, इसका हम एसिटाइलेशन करते हैं, और एसिटाइलेशन के बाद हमें मिलता है आपका हीरोइन। इसी को ही स्मैक बोलते हैं, इसी को ही डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं, इसी को ही हम जो एक लोकल भाषा में बोलते हैं चिट्टा, जो आपका व्हाइट पाउडर होता है। तो ये हमें मॉर्फिन से ही मिलता है। तो हीरोइन क्या है? हीरोइन के देखिए बहुत सारे नाम है, हीरोइन बोलते हैं इसको, इसको हम स्मैक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो देखिए मॉर्फिन के अंदर हमने क्या किया है? एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर दिया है, एसिटाइलेशन किया है। ये क्या होता है? व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, ठीक है, और व्हाइट पाउडर ही होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है थोड़ा सा, ठीक है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। अब मिलता कैसे है? जब हम एसिटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का। अब इसको लेते कैसे हैं? स्नोर करके। आपने देखा होगा ना, नोज से ऐसे करते हैं, नाक, मतलब उसको ऐसे लेते हैं, मतलब हैंड पे लेते हैं, और एक छोटा सा इसमें पाइप होती है, और इसको हम नाक से सूंघते हैं, मतलब
ऐसे स्नीज करते हैं ऊपर की तरफ, स्नीजिंग तो सॉरी आपको नीचे की तरफ, उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना, जैसे हम कई बार खुशबू लेते हैं तो इसको हम स्नोट करके लेते हैं और इंजेक्शन से लेते हैं। तो हीरोइन क्या होता है, हमारे पास डेप्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी के फंक्शन को क्या कर देता है, स्लो डाउन, इसलिए हमें कुछ भी फील नहीं होता और हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। समझ आया आपको कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है। डिप्रेशन का मतलब ये होता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देना, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देना। तो देखिए जब हमारी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमको सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे तो हमें अच्छा ही फील होगा फिर। ठीक है, तो आपको प्लीज इसके एग्जांपल याद करने हैं कि हमें यहाँ से मतलब ऑपिड्स के अंदर कौन कौन आते हैं, मॉर्फिन, हीरोइन आपका और आपका ब्राउन शुगर, और इवन आपका हीरोइन, स्मैक और आपका इसी को बोलते हैं डाइएसिटाइल मॉर्फिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपकी कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स में आती है भांग जिसको बोलते हैं कैनाबिस। तो प्लीज अगेन मैं आपको बोल रही हूँ इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये लीव्स है कैनाबिस टाइवा का, मतलब भांग का, कॉमनली इसको बोलते हैं भांग, सबने देखी होगी तुम्हारे पास। तो यहाँ पे देखिए इसका साइंटिफिक नेम होता है कैनाबिस स्टाइवा। अब जो ये कैनाबिस स्टाइवा का लीव्स है यहीं से हमें क्या मिलता है, यहीं से हमें मिलता है कैनाबिनॉइड का मॉलिक्यूल, जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये वाला। तो ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना कि ये हमारे पास कैनाबिनॉइड है। एक हमने आपका इससे पहले किया मॉर्फिन का और सेकंड क्या आपका कैनाबिनॉइड का। कहाँ से मिलता है, कैनाबिस स्टाइवा से मिलता है। और ये भी हमारी बॉडी में कहां पर जाके इंटरेक्ट करता है, ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में ही कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कैनाबिनॉइड्स इंटरेक्ट करता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। अब कैसे कैसे लेते हैं आप सबने देखा होगा, भांग को कैसे लेते हैं लोग, या तो सीधे ही खा लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली पकोड़े वगैरह में भी खाते हैं, और या फिर इसका पाउडर सा बना के इसको वो करते हैं, मुंह पे रखते हैं ना कुछ देर के लिए, मतलब माउथ में रखते हैं इसको, जिसको टोबैको के साथ भी मिक्स करते हैं। इसके साथ साथ इसको इनहेल भी करते हैं, मतलब बीड़ी सिगरेट में इसको डालकर इसको यूज करते हैं। तो जनरली टेक बाय इनहेलेशन, इनहेल करते हैं, बाय स्मोकिंग, और ओरल इंजेक्शन खा भी लेते हैं कहीं। अब नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हमें कहाँ से मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। मतलब इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, सबको पता है, फ्लावर की अरेंजमेंट। तो कैनाबिना जो हमारे पास कैनाबिस जो प्लांट है ना, कैनाबिस के फ्लावर से मिलती है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस से मिलती है। नाम है कैनाबिस टाइवा, जिसको हम हेम्प प्लांट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, नेचुरल कैनाबिनॉइड हमें कहाँ से मिलती है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, फ्लावर से मिलती है। इन फ्लावर टॉप लीव्स एंड द रेजिन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस। अब सोचो इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। कैनाबिस से हम marijuana बना सकते हैं, इसका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं आपका मेडिकल में। हशीश बना सकते हैं, चरस बना सकते हैं, गांजा बना सकते हैं। तो इसी पे आपके क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास कैनाबिस है, उसमें क्या क्या मिलता है, marijuana, हशीश, चरस, गांजा। और इसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ये हमारे हार्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। यही रीजन है, जैसे आपने देखा होगा हमारी जो कंट्री है इंडिया है, वहां पे जो आपकी अल्कोहल है वो आपकी बैन नहीं है ना। अल्कोहल इजिली हमें किसी भी मतलब मिल जाती है, अल्कोहल वाली शॉप पे, वाइन वाली शॉप पे, लेकिन marijuana नहीं मिलता, ये यहाँ पर बैन है। लेकिन बहुत सारी कंट्री अभी ऐसी हैं, अभी इस सालों में और अभी 1-2 साल में उन्होंने बहुत सारी कंट्री में marijuana को लीगल कर दिया, वहां पर ये बैन नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे अल्कोहल मिलती है उस तरीके से वहां पे marijuana मिलती है, क्योंकि ये देखा गया है कि ये हार्ट के लिए काफी अच्छी होती है। सो दे अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ध्यान रखना, marijuana, हशीश, चरस, गांजा हमें कहाँ से मिलता है, कैनाबिस टाइवा से, जिसे हम हेम्प प्लांट कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कैनाबिनॉइड्स हमें कहाँ से मिलता है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है। लीव्स का भी यूज करते हैं और उसके रेजिन्स का भी यूज करते हैं, बट मोस्टली यूज करते हैं उसके फ्लावर का। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैनाबिनॉइड्स। लास्ट में हमारे पास आता है आपका कोका एल्केलॉइड, जिसे कोकेन बोलते हैं, इसको कोक बोलते हैं, इसको क्रैक भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। जिसमें एग्जांपल है हमारे पास एक धतूरा। धतूरा भी ऐसा आपने देखा ही होगा, हर जगह तो ऐसे लगे होते हैं हमारे पास ये। तो हमारे पास ये लास्ट में जो आपका कोका एल्केलॉइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोकेन भी कहते हैं, इसी को ही कोक बोलते हैं, इसी को ही क्रैक बोलते हैं।
तो कोकेन, कोक, क्रैक और आपका कोका एल्कलॉइड एक ही बात है। अब ये एल्कलॉइड क्या होते हैं? एल्कलॉइड होते हैं हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में किया होगा। मेटाबोलाइट होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? जिनका डायरेक्टली रोल नहीं होता हमारी बॉडी में। अगर ये प्रेजेंट हो तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर ना हो तो भी इनकी बिना हमारी बॉडी फंक्शन कर सकती है। अब हमें ये जो कोकेन है वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें कोका प्लांट से मिलता है, और कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये इंपॉर्टेंट है कि कोका कोकेन कहाँ से मिलती है? एरिथ्रो